नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में आज भी संग्राम देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से मुद्दों की टकराहट का संघर्ष आज भी संसद भवन के परिसर में लगातार चलता रहा। बीजेपी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरा तो विपक्षी दल भी अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग पर डटे रहे। कैसा रहा संसद में आज का सियासी संग्राम, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जॉर्ज सोरोस के मसले पर फिर नहीं चली राज्यसभा। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस बताए क्या है सोनिया और सोरोस का संबंध। निशिकांत दुबे ने पूछे 10 सवाल। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में संग्राम जारी। जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव लाने का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा, ध्यान भटकाने का प्रयास। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसला आने तक देश भर में कहीं नहीं दर्ज होगा नया मुकदमा। सर्वे या कोई अंतरिम आदेश भी नहीं होगा जारी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरी खुशी। अक्टूबर में तेजी से घूमा औद्योगिक उत्पादन का पहिया। आईआईपी में 3.5% की वृद्धि। खुदरा महंगाई घटकर 5.48% पर पहुंची। भारत के डी गुकेश बने शतरंज के नए चैंपियन। चीन के डिंग लेरेन को हराकर बने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन। प्रधानमंत्री ने खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बात संसद की करते हैं। संसद के अंदर और बाहर राज्यसभा के सभापति के अपमान के मसले पर आज फिर से संसद में शोर शराबा हुआ। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सभापति के अपमान पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की है। कांग्रेस अभी भी सभापति को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है, तो बीजेपी और सरकार की ओर से कांग्रेस से माफी की मांग की गई है। सभापति के मसले पर राज्यसभा में हंगामा जारी। पक्ष विपक्ष के बीच जारी रही तकरार। सभापति के अपमान पर सत्ता पक्ष सख्त। विपक्ष ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। सभापति के अपमान के मसले पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति की आलोचना की है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। नेता सदन ने विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा। वहीं विपक्ष सभापति पर अपने आरोपों पर कायम है। खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल एंड द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज अनक्वेश्चनेबल। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बैठक में क्या करते जाके, जब वहाँ पर आपने बुलाई बैठक और उसके पहले हाउस में चलने नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें लोकतांत्रिक ढंग से बहिष्कार करने का अधिकार नहीं? सदन में हंगामे के चलते एक बार फिर से कामकाज नहीं हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सदन में हाथ जोड़कर सदन चलाने की अपील की। विपक्ष द्वारा गुरुवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिए गए। इन सभी 6 नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा कि वे किसी भी बैठक में शामिल क्यों नहीं होते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने
विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरा को स्वीकार किया? गौरतलब है कि विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष इंडी गठबंधन पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि सोरोस के मसले से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस ये प्रस्ताव लाई है। दोनों पक्षों की यही लड़ाई सदन के चलने में बड़ी बाधा बन रही है। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में आज भी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा छाया रहा। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस और सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि सोरोस के साथ रिश्ता क्या है, तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की मंशा पर फिर से सवाल उठाए। इस बीच सोरोस मामला सदन के बाहर भी बीजेपी की ओर से उस पर प्रदर्शन देखने को मिला, तो विपक्षी दल आज भी संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सोरोस के मसले पर फिर बीजेपी का वार, कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। सोरोस के कांग्रेस कनेक्शन पर भड़की बीजेपी, सोनिया राहुल से पूछे सवाल। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह भी हंगामा जारी है। राज्यसभा में एक बार फिर ये मामला उठाया खुद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूछा कि कांग्रेस बताए कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच क्या संबंध है। वहीं लोकसभा में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए कई सवाल पूछे। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से, जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है। एफडीएल-एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है। सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस जवाब दे कि उनका आपस में क्या संबंध है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने दोनों के फोटो भी दिखाए। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब। सदन में नियमों का हवाला देते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। 238 पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अरे व्हाई हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, आई एम टेलिंग, सी दे आर मेकिंग रैकलेस एलिगेशन। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। हालांकि शून्यकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। दोपहर बाद लोकसभा का कामकाज आगे बढ़ा। गौरतलब है कि लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हो रही है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी लगातार गतिरोध से कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपको बताते हैं कि क्या बड़ी वजहों की वजह से लगातार कह सकते हैं तीसरे सप्ताह में भी संसद में गतिरोध बना हुआ। ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर क्या वो बड़ी वजह है, क्योंकि जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। जो 3 बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। उसमें सबसे पहला मसला है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच के संबंध को लेकर बीजेपी लगातार मुखर है कि आखिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किस प्रकार की कांग्रेस की संलिप्तता है। इस मसले पर लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अगर मुद्दे की बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव, जो कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति भी है, उनके खिलाफ इंडिया अलायंस लेकर आया है। उसके बाद से पूरा मामला और ज्यादा गर्मा गया है और उन्होंने चेयर पे जो सवाल खड़े किए वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार है जब इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव कोई विपक्ष की
तरफ से लाया गया है। तो अपने आप में यह भी स्थिति दिखाता है कि कितना ज्यादा टकराहट या कड़वाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है संसद के अंदर भी। एक मसला है जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है, वो है अदानी का मसला। और विपक्ष का यह कहना है कि अदानी ने जिस तरीके से काम किया है उसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी की वो लगातार मांग कर रहा। तो ये तीन बड़े मसले हैं जिसकी वजह से गतिरोध लगातार संसद में बना हुआ है और इसकी वजह से कामकाज भी ठप है, या कहा जाए बमुश्किल कुछ काम हो पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इन तीनों मसलों में क्या क्या बड़ी वजहें हैं और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उसकी क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार का अभी तक उसमें काम हुआ है। विपक्षी इंडी गठबंधन लाया अविश्वास प्रस्ताव है जो कि सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अगले तथ्य की अगर हम बात करें तो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से ये पहली बार है भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में, ये पहली बार इस प्रकार का विश्वास प्रस्ताव है। जल्दी से अगले तथ्यों पे हम जाते हैं, उस बात का जिक्र करते हैं कि आपको किस प्रकार से गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा सचिवालय में नोटिस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नोटिस की अगर बात की जाए तो इस पर 50 सदस्यों के कम से कम हस्ताक्षर होने चाहिए और विपक्ष का दावा कर रहा है कि उसने 60 सदस्यों के हस्ताक्षर कराए हुए हैं। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है, तो अपने आप में तब ये पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आती है। राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित कराना होता है इस प्रकार का विधेयक, उसके बाद में राज्यसभा से पास होकर ये लोकसभा भेजा जाता है जो कि प्रक्रिया का तहत एक हिस्सा है और लोकसभा से भी सामान्य बहुमत से इसको पास कराना होता है। लेकिन ये दूर की कौड़ी नजर आ रहा है क्योंकि और नोटिस के विचाराधीन रहने के समय सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं करते। ऐसी परंपरा, इस प्रकार की एक तरीके से व्यवस्था कह सकते हैं। सभापति जरूरत पड़ने पर भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनके ही खिलाफ एक तरीके से नोटिस होता है, तो ऐसे में वो इस प्रकार की प्रक्रियाओं से खुद को अलग रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67B में इस प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि आखिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है सोनिया और सोरोस के संबंध को लेकर, जिसपे पूरी तरीके से बीजेपी और सरकार की ओर से हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस को लेकर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन यानी FDLAP, ये जो फाउंडेशन है ये अपने आप में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ। किस प्रकार से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में सचिवालय में दिया था नोटिस। ये तो अतः हम उस बात का जिक्र कर रहे थे जिसपे हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आया ये उसके तथ्य हैं जो कि इससे जुड़ता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम बात करें अगर जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के मसले को लेकर, तो उसमें सीधे तौर पर जो फाउंडेशन था उसके साथ सोनिया गांधी के संबंधों को लेकर बात हो रही थी। हम इन तथ्यों की नहीं, अगले तथ्यों की बात करते हैं। उसमें जो आरोप है वो इस बात को लेकर है कि सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं उस पूरे फाउंडेशन की, और वो फाउंडेशन जो है वो भारत विरोधी एक तरीके से काम करता है क्योंकि उसने कश्मीर को लेकर इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति लिखी है, बात कही है, जिसकी वजह से पूरा मामला गरमाया हुआ। उसके बाद ऐसे संस्था के साथ में सोनिया गांधी का संबंध होना यह दिखाता है कि इस प्रकार से ये अपने आप में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संस्था के उप अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी अगर वहां मौजूद हैं तो ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये अपने आप में इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि जो जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं फंडिंग भी करता है तमाम उन संस्थाओं को जहां पे जुड़ाव कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान का नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये सब अपने आप में गंभीर मसला और मुद्दा बनता हुआ नजर आता है और ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से हम जल्दी से अगले तथ्यों की ओर जाए क्योंकि ये तथ्य और ये तस्वीर इससे नहीं है। और जो अडानी का मुद्दा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको लेकर भी लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। वो कह रहा है विपक्षी पार्टियों ने अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग की हुई है और ये मांग अपने आप में लगातार वो कर रहा है कि इस पर जेपीसी को लेकर उसकी एक तरीके से जांच होनी चाहिए। और इस मामले में क्या है, अगले तथ्य की अगर बढ़ के बात करें तो गौतम अडानी पर अमेरिका के न्याय विभाग में आरोप लगे हैं और उस आरोप के आधार पर यह कहा गया है कि उन्होंने ऊर्जा समझौतों को अपने देश में, भारत में कई राज्यों में करने के लिए रिश्वत देने के उन पे आरोप लगे। हालांकि इस प्रकार के आरोप का संबंधित राज्य सरकारें और अडानी ग्रुप ने इसका एक तरीके से खंडन किया और कहा यह निराधार आरोप है और ये अपने आप में कहीं भी टिकते हुए नजर नहीं आते हैं। तो संबंधित राज्य सरकारें और अडानी ग्रुप इसका खंडन कर चुका है, लेकिन बावजूद उसके सियासत लगातार जारी है और गंभीर आरोप लगातार से बने हुए हैं। तो ये अपने आप में तीन वो बड़े मसले जिसका हमने जिक्र किया था। लेकिन संसद में लंबित विधायी कामकाज के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी भी क्या क्या तमाम बातें बची हुई है क्योंकि इस हंगामे में काम नहीं हो पा रहा। 20 दिसंबर तक संसद का सत्र, मौजूदा शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है और 16 विधेयक प्रस्तावित है अपने आप में। तो ऐसे में जो विधायी कामकाज है वो लटका हुआ है क्योंकि वो काम ज्यादा हो नहीं पाया। बमुश्किल 5 विधेयक पास हो पाए हैं
अभी तक, और 1 घंटे में खर्च होता है लगभग 1.5 करोड़ रुपए, यानी प्रतिदिन में कई करोड़ों रुपए खर्च होता है। और उस प्रकार से अगर गतिरोध बना हुआ है तो उसकी वजह से आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो यह भी अपने आप में दिखाता है कि संसद में बने गतिरोध की वजह से स्थिति हो कैसी रही है। लोकसभा में उत्पादकता की अगर बात की जाए, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, तो महज 31% के आसपास है, जो बहुत कम है, यानी कि लगभग 70% कामकाज व्यवधान की भेंट चढ़ गया है। इसी प्रकार से 32% उत्पादकता राज्यसभा में, लगभग यहां पर भी वही कमोवेश स्थिति है। तो यह दिखाने बताने के लिए काफी है कि आखिर हंगामे की वजह से कामकाज ठप पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी, पार्टियों की ओर से भी। और निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने सवाल पूछे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा कि एफडीएल एपी फाउंडेशन से कांग्रेस के क्या संबंध, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ एक तरीके से फाउंडेशन है। सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के साथ किस प्रकार के संबंध है, क्योंकि पैसे को लेकर, फंडिंग को लेकर भी आरोप लगातार आ रहे हैं। अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो जॉर्ज सोरोस से सैम पित्रोदा और राहुल के क्या संबंध है, क्योंकि कई ऐसे नाम आए हैं जिसकी वजह से पैसे का लिंकेज भी सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सोरोस और गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, उनका संबंध क्या है, किस प्रकार का उनको जुड़ाव है, ये सवाल पूछे हैं निशिकांत दुबे ने और सीधे तौर पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है, क्योंकि उसको, राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस फाउंडेशन की ओर से फंडिंग की गई है, तो सीधे तौर पे पैसे का जुड़ाव भी दिखाई पड़ता है। सोरोस के कई संगठनों से कांग्रेस से करीब 300 लोगों को फंड क्यों मिला है, उसके भी तरीके से सवाल निशिकांत दुबे ने पूछा है। और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर सोरोस फाउंडेशन की ओर से कितना पैसा खर्च किया गया था, इसका भी सवाल पूछा और कहा कि साहब जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए। और कई प्रकार के सवाल इस प्रकार से किए गए। तो अपने आप में गंभीरता के साथ में ये मसला बना हुआ है और इस विषय पे हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, और हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है, संसद में संग्राम, काम पर लगा विराम। और क्योंकि कामकाज हो नहीं पा रहा है और संसद में संग्राम बना हुआ है, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं राधिका खेड़ा जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि मिश्रा जी हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से करते हैं, ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि लगातार तीसरा सप्ताह और अपने आप में कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में तो सवाल उठेगा कि साहब जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप सदन के अंदर घेरिए ना सरकार को, आप लोग बाहर ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्थिति या कहा जाए तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है। ऋषि जी, देखिए, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है? पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि अडानी के मुद्दे पे जेपीसीओ या सरकार अपना पक्ष रखे। दूसरी तरफ भाजपा चाहती है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या रिलेशन है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं, दोनों विषय की जांच हो जानी चाहिए। मोदी जी का अडानी से क्या संबंध है? अडानी जी ने जो 2500 करोड़ जो घूस दिया है, उसकी जांच हो जानी चाहिए। और यदि जॉर्ज सोरोस देश विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, तो सरकार का, केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है? जॉर्ज सोरोस पे क्या सरकार कार्रवाई कर रही है? सिर्फ बकतौली करने से नहीं होगा ना कि जॉर्ज सोरोस आतंकवादी है, जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि चलाता है। तो चर्चा क्यों नहीं हो रही सर? ऋषि जी, चर्चा हो क्यों नहीं रही है? तो चर्चा हो क्यों नहीं रही है? जी, मैं सबसे बड़ा डिमांड करता हूं दूरदर्शन सरकारी एक सबसे बड़े प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जी, जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से रिलेशन है, संबंध है, और जॉर्ज ऑफिशियल स्टैंड क्या है? भारत सरकार जॉर्ज सोरोस को पे क्या कार्रवाई? ठीक है राधिका खेड़ा जी, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? अगर जॉर्ज सोरोस, ठीक है ऋषि जी आपके आरोप को आगे बढ़ाते हैं, जॉर्ज सोरोस अगर गलत है, वो गलत कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? लगातार कांग्रेस ये स्टैंड ले रही है। राधिका जी, सभी को नमस्कार। देखिए, संसद जो होता है वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और आज विपक्ष की वजह से इसी मंदिर में सिर्फ धरना और प्रदर्शनों का अखाड़ा बन के रह चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि 3 हफ्ते हो चुके हैं जहां सार्थक चर्चाओं के जगह निरर्थक हंगामा और ड्रामा हो रहा है। एक हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब है, जो एक फेल्ड यूट्यूबर, एक फेल्ड ट्रैवल ब्लॉगर, एक फेल्ड कुक सोशल मीडिया पे है, तो आजकल वो अजीब अजीब नौटंकी अपने
एमपी से करवा के उसकी वीडियोग्राफी कर रही है। उनकी जो बहन है, जो पहली बार की सांसद है, वो सोचती है कि हमारा सांसद जेएनयू का कैंपस है, ताली बजा बजा के नाच नाच के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ड्रामा करने आए हैं? ये कोई ड्रामा नहीं। ड्रामा करना है तो बहुत सारे थिएटर्स हैं दिल्ली में, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। ये संसद है जहाँ पे हमारे लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, आप और हम टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं जिससे संसद चलता है, और हम उम्मीद करते हैं हमारे देश की प्रगति और स्टेबिलिटी के लिए, आगे प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे, चर्चाएं करी जाएंगी। हम ये ड्रामा देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं देता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है, राधिका जी, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ही, मतलब जो सरकार में आप लोग ही सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। कैसे? बाहर तालियां कौन बजा रहा है? ये ड्रामा कौन कर रहा है? और देखिए ना, इन्होंने प्रोटेस्ट करने का तरीका निकाला है कि देश का राष्ट्रीय ध्वज दे रहे, मतलब प्रोटेस्ट अब राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय ध्वज हो गया है। ये कभी आपने देखा है कि प्रोटेस्ट में कोई हमारा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करता है? ये तरीका हो रहा है। दिस इज हिज वे टू प्रोटेस्ट। कोई तमाशा बन गया। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, कांग्रेस ने एक और ड्रामा रचा। उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को हटाने की मांग करी, और अब आप देखिए उनके पास नंबर्स नहीं है, फिर ये लेकर आते हैं रेजोल्यूशन। जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप किस बेसिस पे ये ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि उनको ध्यान सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के लेख से हटाना था। वो उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। वो चाहते नहीं कि संसद पे इस बात पे चर्चा हो, क्योंकि अब सामने आ चुका है और ये सबके लिए देखने के लिए है। ये वो संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा है। वो संस्था क्या संस्था की सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट है। वो संस्था के अनुसार कश्मीर एक अलग देश है। उस संस्था के अनुसार पाकिस्तान को लेकर बहुत लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते हैं और भारत के खिलाफ अलग अलग चीजें रची जाती है। और जॉर्ज सोरोस किस तरीके से हमारी सरकार को गिराना चाहता है, उसे अस्थिर कराना चाहता है, वो सब जानते हैं। ठीक है, यही विषय है। तो बिल्कुल इस बात से जी, ये जो विषय है, ये पता नहीं संसद के बाहर चर्चा क्यों हो रहा है, संसद के सदन के अंदर होना चाहिए। अनंत विजय, बिल्कुल, ये क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, मैं आता हूँ राधिका जी, मैं आता हूँ आपके पास में। बिल्कुल राधिका जी, आता हूं मैं आपके पास में। अनंत विजय जी, क्या ये मसले सदन के अंदर अगर चर्चा हो तो एक तो रिकॉर्ड में आएंगे, उसके अलावा तथ्यों के आधार पर घेरने का मौका मिलेगा। कहे दोनों तरफ से बात कही जा रही, साहब चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। अनंत जी। आर्यन जी, बहुत बढ़िया शब्द एक उपयोग किया ऋषि मिश्रा जी ने कि बकतौली से कुछ नहीं होता है। तो और मुझे बहुत बकतौली के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऋषि जी, पर आप भी उसी दोष के शिकार हो गए जब आपने एक झटके में जजमेंट दे दिया कि 2300-2500 करोड़ रुपए का घूस दिया। तो क्या होता है ना कि आरोप है ना, मैं आरोप ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी आपकी बात सुन ली, अब आप सुन लीजिए ना, एक सुन लीजिए, अभी आ रहा हूं आपके पास में जी। आपको ऋषि जी, आप इतना उत्तेजित ना होइए। आप तो उत्तेजना से दूर रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जिस तरह जिस विचारधारा को आप पोषित करते हैं, तथ्यों पे बात कीजिए ना। ये तथ्यों पे मैं तथ्यों पे ही बात कर रहा हूं। मैं अगर तथ्यों पे बात करने लगूंगा तो तथ्यों से दूर चले जाएंगे। आपने कहा कि अडानी पर 2500 रुपए घूस लेने का आरोप है। सोनिया गांधी का नाम तो उसके बैलेंस शीट में, बॉस, सोनिया जी का नाम तो उनके बैलेंस शीट में है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और अडानी का नाम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक किसी अखबार में उसको, अरे ऋषि जी सुन तो लीजिए, ऋषि जी सुन लीजिए, ऋषि जी सुन लीजिए ना। दिक्कत बिछड़े सभी बारी बारी। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कह दिया ना मुझे अडानी से मतलब है ना सोरोस से मतलब है। तो INDIA नामक गठबंधन तो स्वयं खंड खंड पाखंड में बदलता चला जा रहा है। तो दिक्कत यही हो रही है कि अपने कुनबे को जोड़े रखने के लिए अडानी नामक एक एडेसिव का इस्तेमाल कर लो, लेकिन उस एडेसिव की गोंद अब सूख चुकी है। अब INDIA गठबंधन के सभी लोग ये समझ चुके हैं कि अडानी मसले पर ना तो चुनाव जीता जा सकता है, वो एक व्यक्ति की जिद, और उसी जिद को पूरा करने में वो 99 लोग उसके पीछे लगे। शायद प्रियंका जी के बाद क्या 100 हो गए कि अभी नहीं हुए शायद अभी 100। ठीक है जी। तो मेरा सिर्फ आर्यन जी ये कहना है कि आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया कि कांग्रेस पार्टी को सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुखौटे लगा के रील बनाकर राजनीति नहीं हो सकती। टैक्स पेयर कल नहीं तो परसों नहीं तो आज हिसाब मांगेगा इन राजनीतिक दलों से कि आप हमारे पैसे की बर्बादी क्यों बिल्कुल। सियासत पूरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव राजनीति जिससे देश और संसद की व्यवस्था का मान सम्मान बढ़े, वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। ऋषि जी, सवाल ये है,
अडानी के मसले को लेकर आप अपने कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के बीच ही घिरी नजर आ रही है। और जिस बात का जिक्र अनंत जी ने कहा कि ये सच है, अडानी का मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया और चुनावों में जनता की अदालत में भी गया, वहां पर भी उस प्रकार का सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, तो फिर क्यों इसकी लकीर पीटने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं? मैं एक मिनट के लिए मान भी लूं कि गौतम अडानी बिल्कुल पाक साफ आदमी है। आपके मानने से कुछ नहीं होगा सर, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है नहीं आनंद जी, मैं भी बोलूंगा क्योंकि आप बोल रहे थे। चलिए आनंद जी आप बड़प्पन दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ ऋषि जी देखिए, ऐसे ही खराब लगता है, ऐसे ही खराब लगता है जब कोई दूसरे में बोलता है। मैं आनंद जी से निवेदन कर रहा हूँ, ना बोले, हाँ आप अपनी बात पूरी करें। नहीं तो मतलब तो टीवी में बराबर है, ऐसा कुछ छोटा बड़ा नहीं। आप अपनी बात करें जी, बताएं ऋषि जी। अभी तुरंत हमारे बड़े भाई चार्ज अप हो गए हैं। अभी हमें समझा रहे थे हमारे बड़े भाई मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे जी। मैं ये कह रहा हूं कि गौतम अडानी एक मिनट के लिए मान लीजिए ईमानदार है, राहुल गांधी झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो क्यों नहीं जांच करवा लेते हैं? पाक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये गौतम अडानी के पीछे ये राहुल गांधी और कांग्रेस पड़ी हुई है। एक पत्रकार, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा एक स्पष्ट सवाल है, बहुत ईमानदारी पूर्वक सवाल है कि यदि कांग्रेस या राहुल गांधी अडानी के विरुद्ध ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, जांच करा लीजिए। एक झटके में सब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राधिका जी, जांच क्यों नहीं करा रहे आप लोग क्यों नहीं इसको एक झटके में खत्म होने देते? खटाखट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी जी। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप बिल गेट्स ले लीजिए। बिल गेट्स को सब जानते हैं, वहां के बड़े उद्योगपति हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब अगर बिल गेट्स का सपोजिंग छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या असम में कहीं पे एक बेसिक सबसे लोएस्ट कोर्ट में कोई केस हो जाता है उनके खिलाफ, और कोई कंप्लेन करता है कि कोई घूसखोरी का मामला है या कुछ है, क्योंकि उनकी संस्था तो हर जगह काम कर रही है भारत में, तो कहीं पे उनपे केस हो जाता है, तो क्या यूएस की पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा होने लग जाएगी? सेनेट में, क्या हाउस में ऐसे होगा? क्या ऑपोजिशन वहां की इस तरीके का हंगामा करके अपने देश को, मतलब एक अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके ऊपर कहीं पे केस हो रहा है वहां पे, तो वो वहां पे केस होगा, वो इंडिविजुअल है, उसकी यहाँ पे क्यों चर्चा हो रही है? हिंदुस्तान का तो केस नहीं है ना उसके ऊपर, उनका केस तो यूएसए में हुआ है, उससे इनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जॉर्ज सोरोस जो है, उनकी जो फाउंडेशन है और ये जो एशियन फाउंडेशन है, जो कहती है कि कश्मीर एक अलग देश है, जो पाकिस्तान की कसीदे पढ़ती है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे देश की सांसद, वो महिला जो एक इटालियन महिला है, जिनको इस देश ने दोनों हाथों से बहुत सम्मान और प्यार से अपनाया, उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना, इतना प्यार, प्रेम और सम्मान दिया। आज वो देश विरोधी ताकतों की उसके चेयरपर्सन, एक वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठी हुई है। और जॉर्ज सोरोस के हिसाब से, जॉर्ज सोरोस कहते हैं अब संसद आ रहा है क्योंकि हमने मोदी जी की सरकार को हटाना है, और ये वो अपने भाषण में, अपने इंटरव्यूज में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो मोदी जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, उसको अस्थायी करना चाहते हैं। तो वो लोग, उनके कहने पे एक टूल किट हर संसद सत्र के पहले आता है जॉर्ज सोरोस का, पेगासस हो, राफेल हो, चाहे अब ये देख लीजिए, क्योंकि उनको अडानी से वहां पे प्रॉब्लम है, तो ये लोग उनके पपेट बन के वही बातें क्यों कर रहे हैं? हम क्या यहाँ, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या असम में कोई अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस का केस के ऊपर वहां पे चर्चा होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे उधर हुआ, हमारे देश में जो हो रहा है उस पर चर्चा करिए ना। ठीक है, हमारे देश के मसले पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जनहित के मसलों पे। ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बड़ा ऋषि, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं आ रहा हूँ आपके पास ऋषि जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। अरे ऋषि जी ये झूठ, देखिए वो जो संसद में हो रहा है वो यहाँ मत करिए ना टीवी में। ऋषि जी जो संसद में हो रहा है उससे यहाँ नहीं करते, हम लोग सार्थक बात करते हैं। ऋषि जी सार्थक बातचीत करते हैं। राधिका जी एक मिनट प्लीज। अनंत जी क्या, अरे ऋषि जी एक सेकेंड, ऋषि जी नहीं जा रही आपकी आवाज, प्रभु आपकी आवाज नहीं जा रही, एक मिनट सुनिए, धैर्य से सुनिए। राधिका जी एक मिनट प्लीज, राधिका जी एक मिनट, राधिका जी, ऋषि जी एक मिनट, अनंत जी, राधिका जी आपकी बात हो गई, अनंत जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी एक मिनट, राधिका जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, इस मसले पे आता हूँ।
अपनाया? क्या राधिका जी ये एक सेकंड, बोला? हाँ ठीक है, एक सेकंड। आनंद विजय जी, समस्या क्या ये है कि देश के राजनीतिक मसलों और मुद्दों, या कहा जाए जनहित के मसलों और मुद्दों की क्या कुछ कमी हो गई है कि कांग्रेस और विपक्ष कई बार आयातित तरीके से मसलों को उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिस बात का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है? आपको लगता है कि एक पैटर्न का जो जिक्र बीजेपी कर रही है वो दिखाई भी पड़ रहा है तथ्यों के आधार पर, और मौजूदा सोरोस के मामले में भी? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऋषि जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। बहुत अभी कह रहे थे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं मानता नहीं, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपको याद होगा 2011-12 में जब केजरीवाल जी एक फहरिस्त लेके कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की बैठक करते थे और वो सुनाया करते थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितने लोगों की जांच करा ली? ये राजनीतिक मसले होते हैं, राजनीतिक मसलों को राजनीतिक तरीके से हल किया जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है, लेकिन उसको संसद में लेके चले जाएं, उसके आधार पर संसद की कार्रवाई ठप कर दें, जरूरी विधायी कार्रवाई ना हो, उपसभापति और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दें, ये जानते हुए कि उस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक दांवपेच से संसद की कार्रवाई को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। बिल्कुल। हालांकि केजरीवाल साहब अब तो कांग्रेस के साथ ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि वे इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जिन पे आरोप लगाते थे उन फाइलों को उन्होंने शायद खुद ही बंद कर दिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर माफी के साथ, क्योंकि टीवी में समय की सीमा होती, माफी के साथ ये विषय लगातार चलता रहेगा, आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपको कौन सी खबर दिखाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, इस खबर पे होगी हमारी नजर ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र याचिका पर हलफनामा दाखिल करेगा। कोर्ट ने पूछा कि कितने ऐसे वाद देश भर की अदालतों में लंबित हैं।
सीजेआई को बताया गया कि 18 मामले देश में इस प्रकार से लंबित हैं। इस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक मुद्दा 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 इसकी रूपरेखा के साथ साथ उक्त धारा के विस्तार के संबंध में है, जिसपे तरीके से चर्चा होगी। चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं और इस वजह से उन्होंने इस प्रकार का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया। जब तक कि यह सुनवाई चलती रहेगी तो अगला ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। हमारे निर्देश में यह शामिल है कि कोई भी अन्य अदालत सर्वेक्षण के लिए या कोई विशिष्ट निर्देश पारित नहीं करेगी, क्योंकि जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल नहीं होता तब तक कुछ भी नया नहीं होगा। जब तक अदालत इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकाल लेती तब तक कोई प्रभावी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इस बात को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये अपने आप में आज क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमने उसका जिक्र किया। लेकिन इस मामले को लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा, याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ आज की रिएक्शन था इस पूरे मसले को लेकर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला था, इसकी गंभीरता इसी बात से साबित होती है कि एक विशेष खंडपीठ का गठन करके आज सुनवाई की गई। जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी जिसमें कि सेक्शन 3 और 4 जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको लागू करने की प्रार्थना की गई है, जबकि हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं थी उसमें सेक्शन 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित करने की प्रार्थना की गई थी, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जिन्होंने यहाँ के मठ मंदिर तोड़े थे, उनके वंशज आके उनकी मस्जिदों का, उस स्थानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग उस बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का समर्थन कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। भारत के लोगों को आक्रांताओं के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। आक्रांता यहाँ आए, लूटे, खाए, चले गए। अब जो आक्रांताओं ने गलत किया था उसको रिस्टोर करने का समय आ चुका है। तो सुना आपने कि याचिकाकर्ताओं ने किस प्रकार से अपनी बात को सामने रखा, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये प्रावधान क्या है, किस प्रकार के इसके तहत नियम है। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप वैसा ही रखा जाए जैसा 15 अगस्त 1947 को था, यानी कि आजादी के समय जैसा स्वरूप था उसको रखने की बात 1991 में तय हुई थी। 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर नहीं कर सकते हैं नया मुकदमा, यानी कि आजादी से पहले के विवाद पर नया मुकदमा नहीं हो सकता। अदालतों में पेंडिंग केस भी स्वतः हो जाएंगे निरस्त, यानी आजादी से पहले के पेंडिंग केसेस निरस्त माने जाएंगे। इस बात को भी 1991 के इस आदेश में आया माना गया था। सिर्फ राम मंदिर मामले को इससे बाहर रखा गया था, जिसका कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से हल निकला है। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये अपने आप में हम पूरी विस्तार से आपको बता रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद उपासना स्थल में हुए बदलाव पर कर सकते हैं मुकदमा। ये अपने आप में तमाम वो प्रावधान है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से इसको लेकर ही पूरी बात हो रही है। अब क्यों दी गई है चुनौती, इसको भी समझना जरूरी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद लगातार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है, जो कि अपने आप में कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है और इसको 1991 के एक्ट को लेकर भी लगातार बात हो रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर भी विवाद है, जो कि अपने आप में कोर्ट में मैटर है और वहां पर भी इसको लेकर सुनवाई चल रही है स्थानीय अदालत को लेकर। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद को लेकर भी मुकदमा है, वहां पे सरस्वती माता के मंदिर की बात कही जाती है। तो ऐसे कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी हाल फिलहाल में राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का विवाद एक तरीके से फिर से गहरा गया और यह भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर सर्वे में मिले हैं मंदिरों के अवशेष, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ गया है कि हमारी, या कहा जाए जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो 1991 के वर्शिप एक्ट के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, सीमित कर दी गई हैं, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और उस मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई के तहत चल रहा है। तो ये अपने आप में पूरा मामला है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की। तो संसद के संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों संभल में हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जांच के घेरे में है, जहां पुलिस तेजी से जांच कर रही है इस पूरे मामले की। तो अवैध निर्माण के चलते भी प्रशासन ने आज सपा सांसद को नोटिस दिया है। सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटकती नजर आ रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ी मुश्किलें। अवैध निर्माण मामले में प्रशासन ने भेजा नोटिस। बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तलवार।
संभल में हुई हिंसा के बाद प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत नोटिस दिया गया है। सपा सांसद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है। सपा सांसद रहमान बर्क का यह निर्माणाधीन मकान नखासा थाने के दीपा सराय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले 2 सालों से उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर उनको नोटिस दिया गया है। प्रशासन की तरफ से रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन 1958 के तहत उन्हें नोटिस भेजकर इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। इसकी धारा 10 में प्रावधान है कि कोई भी बिल्डिंग जो विनियमित क्षेत्र में बनाई जाएगी वो कोर्ट से नक्शा पास कराकर ही बनाई जाएगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अब इसी सिलसिले में उनको नोटिस भेजा गया है। अगर इस नोटिस को लेकर वो जवाब नहीं देते हैं तो बिल्डिंग भी गिराई जा सकती है। 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। वहीं अगर इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहता है तो उसमें 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। विनियमित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना होता है, तो उसी के अंतर्गत अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के अंतर्गत ये नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में रहमान बर्क का नाम भी सामने आया था। इस मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने सपा सांसद के पास के घरों में दबिश दी थी। पुलिस ने 13 घरों की तलाशी ली थी। इस दौरान 3 घरों में तमंचे समेत संदिग्ध सामान बरामद हुए थे। इस बीच संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में भी सपा सांसद की बिरादर के अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल युवक के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह युवक हिंसा वाले दिन अपने दरवाजे पर खड़ा था और इस दौरान उसे गोली लगी थी। घायल का मुरादाबाद में इलाज चल रहा है और वहीं के थाना पाकबड़ा में केस दर्ज कराया गया है। अब इस मामले को संभल ट्रांसफर किया गया है। जनपद मुरादाबाद की पुलिस ने 0 FIR के रूप में पंजीकृत किया था। वो थाना संभल पे ट्रांसफर हुआ है। 10 तारीख को उसमें यहाँ पे क्राइम नंबर लग के रजिस्टर हुआ मुकदमा और साक्ष्य के आधार पे जो कार्रवाई होती है। संभल हिंसा के बाद पुलिस बेहद सख्त है और वो न केवल छानबीन में लगी है बल्कि कई जगहों पर अतिक्रमण भी ध्वस्त कर रही है। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुंबई में शुक्रवार से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 शुरू हो रहा है। यह सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में बिजनेस जगत के कई लीडर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के शामिल होने को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि इसमें सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री ही क्यों शामिल हो रहे हैं। इसके जवाब में सम्मेलन के आयोजक स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम से पहले सब संगठन यहाँ फेथ बेस्ड होकर ऑपरेट कर रहे हैं। उसमें प्रियंका जी और अपोजिशन लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के नाम से कोई इकोनॉमी की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, तो आपत्ति है। ये उनका आपत्ति टोटली मिसप्लेस्ड है। हमने 24 CM को इनविटेशन दिया लेकिन सबने रेस्पॉन्स नहीं दिया। सबसे पहले कंफर्म करने वाले योगी जी थे, इसलिए योगी जी का नाम सबसे पहले आया। और आगे आपको दिखाएंगे खबर CII वैश्विक आर्थिक नीति फोरम में क्या हुई है। आज आर्थिक जगत पे बड़ी चर्चा और किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कही है दिग्गजों ने बात। इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे अगली खबर पे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक किन खबरों पे रही है हमारी नजर, जिसका हमने अभी तक आपसे जिक्र किया। बताते हैं आपको अभी तक हमने क्या किया। आपको बड़ी खबरें दिखाई हैं। राज्यसभा में सभापति के मसले पर जो संग्राम है उसको हमने जिक्र किया। इसके अलावा संसद में सोरेस वर्सेस अडानी का जो मसला है किस प्रकार से तीसरे सप्ताह में भी गरमाया हुआ, इस खबर पर हमारी नजर थी। उसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इन तमाम खबरों पे हमारी नजर थी। अब आगे बढ़ते और आपसे बात करते हैं अगली खबर जो कि अर्थ जगत से थोड़ी जुड़ी हुई है। दिल्ली में हो रहे CII वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 सम्मेलन में आज कई दिग्गजों ने अपनी बात रखी। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल समेत तमाम वैश्विक नेताओं ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। सभी ने माना कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है। वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन जब तमाम दिग्गज सम्मेलन में पहुंचे तो देश के आर्थिक हालात पर विस्तार से बात हुई। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 6.5 से 7% की वृद्धि हासिल करने की राह पर है। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 45.8% अकेले व्यापार से आता है। डॉक्टर नागेश्वरन ने मध्यम से दीर्घ अवधि में अर्थव्यवस्था के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। There are 5 different areas, whether it is MSMEs or agricultural sector or investment in quality and R&D and continued investment in not only in infrastructure but other areas. निवेश और व्यापार नीतियों के एकीकरण पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि संरक्षणवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक निर्यात बाजार में पर्याप्त अवसर हैं। Our share in this very large market is less than 4% for services. So the global marketplace, in spite of the rising protectionism, industrial policy in the United States and Europe and whatnot, at the end of the day, is not going to be a constraint. वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2024 के दूसरे दिन नए और टिकाऊ शहरी केंद्रों का निर्माण पर एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत में शहरी स्थानों को समग्र रूप से जनसंख्या के अधिक घनत्व को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए जाने की जरूरत है। There can be large densities, there can be small densities, but they need to be dense. We tend to get into this conversation about, oh, we need to decongest, which is short form for going and occupying farmland, forest land, and other
non-urban areas and capturing it into the urban space. सम्मेलन में देश दुनिया के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस बात को स्वीकार किया कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश तमाम क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। शुभेंदु घोष और रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आज दो अच्छी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ महंगाई से राहत मिली है तो दूसरी ओर अक्टूबर के महीने में औद्योगिक उत्पादन का पहिया तेजी से घूमा है। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसका जिक्र करते हैं। तो आईआईपी में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर में 3.5% बढ़ गया है। अक्टूबर महीने का जिक्र, नवंबर में आंकड़े आए, उसका जिक्र अब एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इस साल सितंबर में 3.1% की हुई थी बढ़ोतरी, उसके मुकाबले 3.5% की बढ़ोतरी अक्टूबर महीने में हुई है और ये अपने आप में बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर अक्टूबर में 4.1% रही है और जो अपने आप में भारत को तेजी से जो उत्पादन गतिविधियां हैं उसमें आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। वृद्धि में सबसे अधिक योगदान बेसिक मेटल का 3.5% रहा है और ये अपने आप में इसने ज्यादा पुश किया है पूरी आईआईपी के आंकड़ों को लेकर। इलेक्ट्रिकल उपकरणों का 33.1% उसमें योगदान है और ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से आईआईपी के आंकड़े बढ़े हैं। कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम का 5.6% बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये अपने आप में उस प्रकार का योगदान साझी तौर पे दिखाता है कि किस प्रकार से ये तेजी से पहिया आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से अगर जिक्र की जाए किस तरीके से तमाम बातों का, तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये दो चीज़ों की एक तरीके से खबर थी। उसमें अगली है महंगाई को लेकर। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है कि नवंबर 2024 में खुदरा महंगाई दर कम होकर 5.48% हो रह गई है। अक्टूबर में ये 6.21% थी, उसके मुकाबले कम होकर 5.48% हो गई है और जो कि अक्टूबर से मुकाबले कम हुई है। नवंबर 2023 में ये 5.5% थी, जिसके मुकाबले इसमें कमी दर्ज की गई है। 5.4 उसमें कमी दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 5.95% रही है और जो कि अभी कहा जा सकता है कि मान्य सीमा से तो कम है लेकिन फिर भी थोड़ी ज्यादा है। शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 4.83% दर्ज की गई है। तो खुदरा महंगाई दर में कटौती एक तरीके से देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। इसका फायदा सीधे तौर पे आम उपभोक्ताओं को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो अपने आप में शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर अगर खुदरा महंगाई के मोर्चे पर देखा जाए तो अपने आप में एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है और अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए आईआईपी के आंकड़े भी राहत देते नजर आते हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें
1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और अगली खबर खेल से जुड़ी हुई। भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। 18 साल के गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। गुकेश ने अंतिम राउंड जीतकर 7.5 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि लिरेन के 6.5 अंक रहे। गुकेश ने यह जीत काले मोहरों से खेलते हुए दर्ज की है। लिरेन को हराने के बाद गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने के साथ ही शतरंज की दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का खिताब भी अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचने वाले 18 वर्ष के डी गुकेश को बधाई दी है। भारत के डी गुकेश शतरंज की दुनिया के नए और सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर गुकेश की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, ऐतिहासिक और अनुकरणीय। गुकेश डी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। यह उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। उनकी जीत न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज कर देगी, बल्कि लाखों युवा लोगों के सपनों और उनके उत्कृष्टता को आगे बढ़ाती हुई नजर आई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आगे आपको दिखाएंगे खबरें फटाफट, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आज में आपकी इन खबरों को मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिग्देल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। नेपाली सेनाध्यक्ष भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा सहयोग के लिए नई संभावनाएं तलाशना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस स्वदेशी इंजन का निर्माण लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने किया है। इसरो के अनुसार ये परीक्षण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी सर्च अभियान के दौरान अबूझमाड़ क्षेत्र में 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की सर्च अभियान अभी भी जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग की जांच को लेकर जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रचार सामग्री बरामद किए। जिन लोगों के पास ये चीजें बरामद हुई हैं, उनका संबंध जैश ए मोहम्मद के साथ बताया जा रहा है। ये लोग घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगे थे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फडणवीस ने इस मौके पर प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की ये पहली नई दिल्ली की यात्रा है। राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत हो गई। 50 घंटे की मशक्कत के बाद आर्यन को जब बोरवेल से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि स्क्रीनिंग के समय लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने पत्थरबाजी की और फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।